हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मेकर। दोस्तों, हमने रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं और इस क्रैश कोर्स में हम देखेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, होता क्या है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यानी प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप सारे पेपर तैयार कर लेते हैं तो आपके 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे और मैं आपको बताते चलूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो ये देखिए, क्रैश कोर्स का 35 वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो दोस्तों वह क्या है? वह है दोस्तों तृतीय नियम। ठीक है दोस्तों, जल में जो तैरना है न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है और हर कार्यवाही के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। तैराकी करते समय हम पानी को पीछे धक्का देते हैं, फिर पानी हमें जो है आगे ले चलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, बल की परिभाषा आती है, बताइए कौन सी गति के नियम से आती है? तो दोस्तों वह है गति के पहले नियम से। ठीक है दोस्तों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? ये है दोस्तों न्यूटन का पहला नियम। ठीक है दोस्तों, गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा बल के कारण विरामावस्था में आ जाता है, जबकि ऊपरी हिस्सा जो है गति में रहता है और परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा ही जब विरामावस्था से जब गतिशील होती है तो हम बल के कारण गतिशील हो जाते हैं, जबकि ऊपरी भाग जो है विरामावस्था में रहता है, इसलिए दोस्तों हम जो है पीछे की ओर रह जाते हैं। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि दोस्तों स्थायित्व बढ़ाने के लिए जो है पहाड़ी पर चढ़ता व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्पावस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? तो वह कहलाता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, यानी कि सब्लिमेशन। दोस्तों, यदि किसी ठोस को त्रिक बिंदु की अपेक्षा निम्न दबाव पर रखकर गर्म किया जाए तो वह बिना द्रव बने ही वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऊर्ध्वपातित हो जाता है। ठीक है, सब्लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है वाष्पन। ठीक है, हमारा सेवंथ क्वेश्चन है दोस्तों, अब द्रव्य को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, अब द्रव्य को मिलाने से गलनांक जो है घटता है। ठीक है, और दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एसएससी मेकर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों जो न्यूनतम दूरी होगी वह कितनी होगी? 17 मीटर। ठीक है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी दोस्तों वह होगी 17 मीटर। याद रखिएगा। हमारा 9th क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितना दूर खड़ा रहना चाहिए? तो दोस्तों जो डिस्टेंस होगा वह कितना होगा? वह होगा 56 फीट। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया, करेक्ट कर लीजिएगा, 56 होगा। ठीक है, 56 फीट। जब एक व्यक्ति को जो है अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से खड़ा होना पड़ेगा तो वह कितना होना पड़ेगा? 56 फीट। ठीक है दोस्तों, हमारा 10th क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। बताइए दोस्तों, जो प्रतिध्वनि तरंगे होती है किस कारण उत्पन्न होती है? तो वह होती है परावर्तन के कारण। ठीक है दोस्तों, जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे कि दीवार या पहाड़, ठीक है, इससे टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिध्वनि। ठीक है, और ये ध्वनि के परावर्तन के परिणाम हैं जो कुछ देर बाद स्रोत के पास वापस पहुंच जाती है। एग्जाम्पल हम दोस्तों कैसे समझ सकते हैं? कुएं में आवाज़ लगाने पर अपनी ही आवाज़ थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ती है, ये किसके कारण होता है? वह होता है दोस्तों प्रतिध्वनि। ठीक है, या फिर परावर्तन कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाओं की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच क्यों रखा जाता है?
तो दोस्तों टिकिया या कैप्सूल वाली दवाओं की शीशियों में सिलिका जेल का जो एक छोटा सा पाउच है नमी को सोखने के लिए रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरंडम का प्रयोग निम्नलिखित रूप में किस में किया जाता है? तो दोस्तों वह जो है इनमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोरंडम क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि है Al2O3, इसका एक क्रिस्टलीय रूप है और आमतौर पर लोहा, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम के निशान युक्त होता है। यह दोस्तों एक चट्टान बनाने वाला खनिज है और ये स्वाभाविक रूप से पारदर्शी सामग्री है, लेकिन अशुद्धता मौजूद होने पर अलग अलग रंग के हो सकते हैं। और दोस्तों ये जो है अशुद्धता कोरंडम की क्रिस्टल संरचना में संक्रमण की जो संक्रमण धातुएं होती हैं, संक्रमण धातुओं की उपस्थिति है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 13 क्वेश्चन है दोस्तों, जंग यानी रस्ट का एग्जाम्पल क्या है? ये किसका एग्जाम्पल है बताना है। तो दोस्तों वह है यौगिक का, यानी कि कंपाउंड। दोस्तों यौगिक क्या होते हैं? रसायन विज्ञान में वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने हैं, क्या कहलाते हैं? यौगिक। और यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे कि दोस्तों होता है जल। जल जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है और इसमें ऑक्सीजन जलने में सहायक होता है और हाइड्रोजन क्या होता है? खुद जलता है। लेकिन इन दोनों का यौगिक जो है जल आग को बुझा देता है। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है जंग की और इनकी इक्वेशन क्या बनती है अगर बनाएंगे तो दोस्तों आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन ये रिएक्ट कर रहे हैं दोस्तों, क्या बना रहे हैं? रस्ट। ठीक है, यानी कि कंपाउंड का ये क्या है? एग्जाम्पल है। आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन जो कि बना रहे हैं रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अत्यधिक आघातवर्धीय धातु कौन सा है? तो दोस्तों वह क्या है बताइए? सोना। ठीक है दोस्तों, आघातवर्धनीयता यानी कि मैलिएबिलिटी क्या होती है? किसी पदार्थ को दबाने पर, ठीक है, विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में फैलने का गुण क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। और आघातवर्धनीयता पदार्थों को हथौड़े से पीटकर या बेलकर जो है दोस्तों क्या करते हैं? आसानी से चपटा किया जा सकता है। ये धातुएं दोस्तों क्या होती है? आघातवर्धनीय। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे हम बात कर रहे हैं अत्यधिक, तो दोस्तों वह है सोना। सेकंड की अगर बात करें तो दोस्तों वह है चांदी। ठीक है, इसके अलावा क्या है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, सीसा, ये सारी जो धातुएं हैं आघातवर्धनीयता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जानते हैं शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो शेयर ज़रूर करें। हमारा 15 क्वेश्चन है दोस्तों, धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। तो दोस्तों कौन सी प्रक्रिया है वह जिसके कारण धातुएं गर्म होती हैं? वह है दोस्तों चालन। ठीक है दोस्तों, चालन जो है स्थानांतरण अदृश्य है। एक धातु उपकरण गर्म हो जाता है जब यह आग में बिना किसी परिवर्तन के संपर्क में आता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो ये ड्राइविंग के बारे में है। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्या होता है? कॉफ़ी पकड़े हुए अपने हाथ को गर्म करते हैं। जब हम क्या करते हैं? एक कॉफ़ी का जो कप होता है उसको पकड़े हुए अपने हाथों को गर्म करते हैं, तो ये भी क्या है दोस्तों? चालन है। और जब हम लोहे के कपड़े गर्म करते हैं दोस्तों, ठीक है, गर्मी के कारण वह जब गर्म होता है तो ये भी किसका है? चालन हस्तक्षेप करते हैं इससे। ठीक है, चालन के एग्जाम्पल है ये सब, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लोहे ऑक्साइड का निर्माण किसके कारण होता है? तो दोस्तों किसके साथ होता है? वह होता है भार में बढ़ोतरी के साथ। ठीक है दोस्तों, जब एक लोहे की कील में जंग लगेगी तो आप जानते हैं उसमें जो है वेट गेन होगा। ठीक है, लो ऑक्साइड का निर्माण होगा भार में बढ़ोतरी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 17 क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है? तो दोस्तों वह है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के कारण क्या होता है दोस्तों? एल्यूमिनियम कास्टिक सोडा में विलय होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा 18 क्वेश्चन है दोस्तों, वात्य भट्टी का प्रयोग होता है निम्नलिखित के लिए। तो दोस्तों वह होता है अपचयन के लिए। ठीक है दोस्तों, वात्य भट्टी क्या होती है? वात्य भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस एक प्रकार की धातु वैज्ञानिक भट्टी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर लोहे जैसी औद्योगिक धातुओं का निर्माण करने हेतु धातुओं को पिघलाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 19 क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अलोह धातु नहीं है? बताइए दोस्तों। तो वह है दोस्तों लोहा। ठीक है दोस्तों, ये जो धातुएं होती हैं कौन सी? अलोह। ये कौन सी होती है? धातु विज्ञान में एक गैर लोह धातु वह होती हैं जिसमें मिश्र धातुएं शामिल हैं, जिनमें लोहा दोस्तों इसकी सराहनीय मात्रा में शामिल नहीं है। ठीक है, जो लोहा है यानी आयरन, ये है लोह धातु। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों अलोह धातु की। ठीक है, तो वह कौन कौन सी है बताइए? कोबाल्ट, निकेल, एल्यूमिनियम, ये सारे एग्जाम्पल है अलोह धातु के। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या क्या शामिल है? तांबा है, सीसा है, टीन है, टाइटेनियम, जिंक, पीतल, ये सारे मिश्र धातु इसमें शामिल है। और दोस्तों सोने, चांदी और प्लेटिनम। ठीक है, और विदेशी या दुर्लभ धातु जैसे कि कोबाल्ट मैंने आपको बताया, पारा हो गया, टंगस्टन हो गया, बेरिलियम हो गया, बिस्मुथ हो गया, सोडियम, कैडमियम, निबियम, ईडियम, गैलियम, जर्मेनियम, लिथियम, सेलेनियम, टेंटलम, टेल्यूमिनम, ये सारी जो है दोस्तों गैर लोह धातु हैं यानी कि अलोह धातु हैं। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा 20 क्वेश्चन है दोस्तों, पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? बताइए किससे प्राप्त किया जाता है? तो वह है दोस्तों सिनेबार। ठीक है, पारा यानी दोस्तों मरकरी, इसका अयस्क का नाम क्या है? सिनेबार। ठीक है, और पारद मुक्त अवस्था में यदा कदा मिलता है, परंतु इसका जो मुख्य अयस्क है यानी कि सिनेबार, जिसको हम दर्शाते हैं HgS से दोस्तों, ये विशेषकर स्पेन, अमेरिका, मैक्सिको, जापान, चीन और मध्य यूरोप में मिलता है। और सिनेबार को वायु में ऑक्सीकृत करने पर पारद मुक्त हो जाता है। मरकरी का जो प्रयोग है दोस्तों थर्मामीटर में किया जाता है, आप जानते ही होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो दोस्तों वह है 4 मांसपेशियों से। ठीक है, और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और क्वेश्चन के लिए एसएससी मेकर को आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर सोशल साइट्स पेज पे कीजिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके, तो दूसरों की भी हेल्प कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 22 क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में वृक्क यानी किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो दोस्तों वह किससे है रिलेटेड? वरित यानी मूत्र संबंधी से। ठीक है, वृक्क या गुदे का जो जोड़ा है दोस्तों एक मानव अंग है जिनका प्रधान कार्य क्या होता है? मूत्र उत्पादन। ठीक है, मूत्र उत्पादन करना होता है। और गुर्दे दोस्तों बहुत से वर्टिब्रेट पशुओं में मिलते हैं। ये किसके अंग है? मूत्र प्रणाली के। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो दोस्तों वह रिलेटेड किससे है? मस्तिष्क से। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? सेरेब्रम मस्तिष्क का एक हिस्सा है। और सेरेबेलम जो है बड़े पैमाने पर चर्बी होती है जो मज्जा के ऊपर और पीछे स्थित होती है। और सेरेब्रम दोस्तों किससे जुड़ी होती है? जो सेरेब्रम होती है वह सेरेब्रम से जुड़ी होती है। ये लोकोमोशन के लिए मांसपेशियों को संचालन कर नियंत्रित करती है और ये मस्तिष्क का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए उसका नाम क्या है? तो वह है अग्नाशय। अगर बात करें दोस्तों सबसे पहली बड़ी ग्रंथि तो आप जानते हैं वह कहलाती है यकृत यानी लीवर। यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? तो मैंने आपको बताया वह है अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। दोस्तों पैनक्रियाज जो है अधिकांश जीव जंतुओं के शरीर का आवश्यक अंग है और दोस्तों मानव शरीर से संबंधित है ये। ठीक है, अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है और इसका अंतःस्रावी भाग क्या होता है? लैंगरहैंस। ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं होती हैं। इनसे क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियमन करता है। अग्नाशय दोस्तों क्या है? इसके बाह्य स्रावी भाग द्वारा जो है अग्नाशय रस स्रावित होता है जो भोजन के पाचन में भाग लेता है। याद रखिएगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो वह है सीसा। दोस्तों सीसा जो है मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती? बताइए दोस्तों कौन सी किरणें हैं जो आंखों से नहीं देखी जा सकती? तो दोस्तों वह क्या है? वह है दोस्तों बताइए उपयुक्त सभी, यानी कि पैराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, जो अवरक्त किरणें हैं दोस्तों इन सबको आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है,
हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोड़ों में 4 प्रकार के दांत हैं, इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह क्या होता है? रंधक। ठीक है, रदनक होता है। दोस्तों भेदक या रदनक जो हैं ये क्या होते हैं? नुकीले दांत होते हैं और भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। इसके अलावा प्रत्येक जबड़े में 2 की संख्या होती है, 2 की संख्या में होते हैं ये, ठीक है, रदनक, और इनका कार्य भोजन को चबाना, और ये हमारे जबड़े में जो प्रत्येक जबड़ा होता है उसमें 4 की संख्या में होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 28th क्वेश्चन है दोस्तों, आँख के लेंस के धुंधले हो जाने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वह क्या होता है? वह कहलाता है मोतियाबिंद। ठीक है दोस्तों, जब लेंस क्लाउडी हो जाता है तो लाइट लेंसों से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती। ठीक है, जो लाइट होती है वो लेंस से स्पष्ट रूप से गुजर नहीं पाती, जिससे जो इमेज आप देखते हैं वो क्या हो जाती है? धुंधली। इसके कारण दृष्टि के बाधित होने को मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतिया कहते हैं। और नज़र धुंधली होने के कारण मोतियाबिंद से पीड़ित लोगों को पढ़ने, नज़र का काम करने, कार चलाने, विशेषकर दोस्तों जो रात के समय है उसमें समस्या आती है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है? तो दोस्तों वह होता है अग्नाशय में। ठीक है, हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो वह क्या है दोस्तों? कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, कॉर्निया क्या है? आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है, और यह आँख का 2/3 भाग है, जिसमें बाहरी आँख का रंग जो रंगीन हिस्सा, पुतली और लेंस का प्रकाश देने वाला हिस्सा शामिल होता है। कॉर्निया में दोस्तों कोई रक्त वाहिका नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होती है? तंत्रिकाओं का एक जाल होता है, और इसको पोषण देने वाले द्रव्य वही होते हैं जो आंसू और आँख के अन्य पारदर्शी द्रव का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे क्रैश कोर्स में साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करें, और एसएससी मेकर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों।